आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये कोर्स बेहतरीन तरीके से आपको पता है कि फार्मा पाथफाइंडर्स जो एप्लीकेशन है, ये वाला फार्मा पाथफाइंडर्स आइकन पर आप देखेंगे संकल्प बैच मैंने दिया है फार्मासिस्ट का, बहुत ही कम प्राइस पे बेस्ट है। ये साइसी फार्मासिस्ट के लिए ट्रेंड में है इस समय, ठीक है। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का जो है ये टाइटन बैच है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इसको शेयर करिए, बताइए लोगों को, कम प्राइस में बहुत बेहतरीन चीज आपको मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। चलिए, सो फाइनली हम लोग जो है लाइव आ चुके हैं। थोड़ी सी इंटरनेट में ग्लिच थी, स्पीड नहीं आ रही थी, अभी इंटरनेट इज ओके। तो मेरे ख्याल से बेहतरीन सेशन होने वाला आज। तो क्या आप सभी तैयार हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए? जबरदस्त तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज पढ़ेंगे। आज आपको लगेगा कि वास्तव में किसी ने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप एक विजिलेंट नागरिक है। आपको अपने अधिकारों का, अपने दायित्वों का, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स सब कुछ पता होना चाहिए। ये सरकार चलती कैसे है, संविधान क्या है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी, कैसे बना, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओवरव्यू। पूरा देखेंगे कि है क्या एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर थोड़ा थोड़ा सा बारीकियों पे इस पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो गुड इवनिंग वंस अगेन। काफी लोग नए जुड़े हुए हैं आज, मैं कोर्स में देख रहा हूं। चलिए, ठीक है, तो जरा फटाफट मुझे कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो और वीडियो सब कुछ फाइन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैट बॉक्स में आप जरा मुझे कंफर्म करके बताइए, इज ऑडियो और वीडियो एवरीथिंग फाइन, सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द क्लास। एंड यस, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अ लेंथी क्लास। एक लंबी क्लास होने वाली है, बट ट्रस्ट मी आप बोर नहीं होने वाले हैं। हर मिनट, हर लम्हे, हर सेकंड से आप कुछ ना कुछ सीखने वाले हैं, और ऐसी ऐसी चीज आप सीखने वाले हैं शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, सो तनवीर इज सेइंग यस सर। सर व्हाट अबाउट यू पीपल, अदर पीपल? बाकी लोग क्या कह रहे हैं? सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग फॉल राइट? यस सर, नो इश्यूज, ओके। चलिए, ठीक है। चलिए, इससे पहले मैं प्रोसीड करूं लेक्चर को, थोड़ा सा कुछ डाउट क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिविजुअली कॉल पे सारी चीजें, छोटी मोटी चीजें डाउट करना, वो डाउट क्लियर करना मुश्किल होगा। 2 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो लोग नए कोर्स में जुड़ रहे हैं, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोर्स को ज्वाइन करें ट्यूटर से जरूर बात करिए। आप सर कहां से क्या फंक्शनिंग, क्योंकि अननेसेसरी बड़ा सा वो होता है, फिर आपको चीजें नहीं समझ में आती, फिर फ्रस्ट्रेशन में आप चैट बॉक्स में या कहीं भी इस तरीके के मैसेज डालते हो, उससे अननेसेसरी जो है आपका भी दिमाग डिस्टर्ब होता है, ट्यूटर भी परेशान होता है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप जब भी कोर्स ज्वाइन करें ट्यूटर को कनेक्ट करिए, प्रोसेस समझिए ऐप को। इट्स वेरी इजी। 2 ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन है, चैट ऑप्शन। चैट ऑप्शन में मेरा पर्सनल चैट है, उधर आपका ग्रुप का चैट है, उधर सारा कुछ आप कर सकते हो, क्लासेस वगैरह के नोटिफिकेशन सब कुछ वहां पर आता है। यहां पर जो स्टोर ऑप्शन है, स्टोर ऑप्शन में न्यू कोर्सेज हैं, परचेज सेक्शन है, परचेज सेक्शन में आपको सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। वहां पर आपको कंटेंट ऑप्शन में जाना, वहां से पढ़ना है। दूसरी गलती जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो टोटली लाइव क्लासेस पर डिपेंडेंट है, लेकिन एक तरफ वो लाइव क्लास अपलोड भी हो रही है और जो बाद में जुड़ रहे हैं उनको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको सारी पढ़ाई कंटेंट ऑप्शन से करनी है। अभी आपका जीएस चल रहा है, अभी आपका जूरिस्प्रूडेंस चल रहा है, जो भी क्लास चल रहा है उसके अलावा भी कुछ वीडियोज स्टोर ऑप्शन में आपको दिख रही हैं आपके कोर्स में। तो जो सब्जेक्ट अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं वो सब्जेक्ट की कुछ वीडियोज आपको डली हुई दिख रही हैं, पढ़िए वहां से। वो पूजा करने के लिए नहीं है, उसको पढ़ना है ऑलरेडी, ताकि आप दौड़ में 2 कदम सबसे आगे रहो। अभी इधर स्टार्ट है, वो सब पढ़ाया जाएगा फ्रेश कंटेंट, बट आप उधर से स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। लाइव के साथ साथ जो कंटेंट में बेस्ट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सब्जेक्ट वाइज आप उनको देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा मुझे आपको आइडिया देना था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा बढ़ा के आपको दिखा देता हूं मैं पढ़ाने वाला क्या हूं। आपको पता है कि जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं सारा यहां पर यूज करने वाला हूं। बीइंग एज ए नाइपेरियन, बीइंग एज ए ड्रग इंस्पेक्टर क्वालिफायर या फार्मासिस्ट एग्जाम क्वालिफायर, वो सब कुछ मैं भरपूर एकदम दबा के यूज करने वाला हूं। मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका होता है बेस से। मैं ये मान के चलता हूं कि आप शायद पढ़ के आए हैं, नहीं आए हैं, वैसे भी फार्मेसी में जीएस में थोड़ा हाथ तंग होता है। अभी एसआईसी का मैं देख रहा था, सर जीएस कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो देखिए आपके सामने सब कुछ है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या, थोड़ा सा एक बार मैं सरसरी निगाह से आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ेंगे। मेरा ऐसा नहीं होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने आर्टिकल, इतने ये है, इतने वो है, फलाना ढमका फैक्चुअल पढ़ा के निकल के, नो। एक एक चीज मैं डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट चीजें। तो आज मैं आपका कॉन्सेप्ट, तो जो पहला क्लास आपका आज होने वाला है वो कॉन्सेप्ट पे होने वाला है। उसके बाद ना वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर दिस फैक्चुअल क्लास। तो आप देखेंगे सबसे पहले प्रियम्बल में डिस्कस करूंगा।
प्रस्तावना जिसे कहते हैं। फिर मैं आपसे सारी की टर्मिनोलॉजीज क्या, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका मकसद क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, डेवलप कैसे हुआ, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। क्योंकि जब आप गुजरात डीआई जैसे, ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्जामिनेशन, यूपीएससी डीआई जैसे एग्जामिनेशन देते हैं, अच्छे लेवल का जीएस आपको एक्सपेक्ट करने को मिलेगा, सो अच्छे लेवल का। जब आप फार्मासिस्ट का है तो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सी टर्मिनोलॉजी है, ये सब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये सब एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। सो लंबा चलने वाला सेशन, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इस सेशन को आप बाद में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समझ में आ रही बात, ये सब हम बात करने वाले हैं, बहुत कुछ, ठीक है। चलिए, उसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगी। ये वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है, कौन सा पार्ट है, ये सब यहां से सवाल पूछे जाते हैं। दबा दबा के जितने भी शेड्यूल से सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से किस हिस्से से लिया गया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, ये सब एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। लेकिन ये जो सेकंड वाली पीपीटी आपको मैं शो कर रहा हूं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आज मैं मैक्सिमम उधर से कॉन्सेप्ट, तो पहले आपका बेस क्लियर कर दूं, आप समझ जाओ कि जरूरत क्यों है, कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, उसके बाद हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करेंगे। अदरवाइज केवल फैक्चुअल फैक्चुअल पढ़ा दूंगा, आप बोर हो जाओगे, और खाली फैक्ट से क्वेश्चन नहीं आते, कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। मजा आने वाला आज आपको पढ़ के, फिर मत बाद में बोलिए गया कि ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूं, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ते हैं जरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जरा समय थोड़ा रेडी हो जाऊं, यस, क्योंकि लंबी क्लास चलने वाली है। डरवा नहीं रहा हूं, आपको पता है कि जब मैं किसी सब्जेक्ट के पीछे, किसी टॉपिक के पीछे पड़ जाता हूं ना, तो उसको खत्म करके छोड़ता हूं। इधर पे नंबर वीडियो का गेम नहीं खेला जाता, ठीक है। यस, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय संविधान, राइट। इसको बोला जाता है वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दुनिया में बहुत सारे, अमेरिका का संविधान, रसिया का संविधान, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन, जापान का देखेंगे आप, अभी नेपाल का देख रहे हैं संविधान, जो बहुत हमारे बाद बना और लड़खड़ा के गिर गया, सरकार गिरती रहती है वहां पर। लेकिन आप देखेंगे जो सबसे सफलतम संविधान है, उसमें भारत का संविधान है। हाथी जैसा बड़ा सा होते हुए, विशाल होते हुए, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बड़ी है, लोग ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, लोगों के एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के हर चीज लिखी हुई है, इसीलिए नंबर ऑफ पेजेस भी, नंबर ऑफ सब कुछ ज्यादा है। आपको बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, और सबसे सफलतम कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, वो पर्पज सिद्ध हो रहा है, साबित हो रहा है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलते हैं मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट सक्सेसफुल क्यों? क्योंकि समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए गए। अभी आपने रिसेंटली देखा, बिल पास किया गया विमेन रिजर्वेशन बिल पे। लाइव क्लास लेने का यही फायदा है। अभी आज के 2 दिन पहले इवेंट हुआ, वो मैं आपसे कवर कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। अगर रिकॉर्ड करके घिसा पिटा लेक्चर आपको दे दूं तो आपको शायद जानकारी नहीं मिले, ओके। सो अभी आप देखेंगे सबसे सफलतम क्यों कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि समय के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाया गया? हमारे लिए बनाया गया है, हमारे एस्पिरेशंस के लिए, हमारे युवाओं के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। भारत में सरकार चलेगी कैसे? व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेट। अगर मैं कहीं स्टेट बोलूं तो स्टेट का मतलब पूरे भारत की बात हो रही है, समझ में आई बात? तो भारत में सरकार कैसे चलाएगी, कौन हमारे ऊपर शासन करेगा, पावर किसके हाथ में होगी, ये सब कुछ पे बात डिस्कस की गई है। कौन सा सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाएगा, प्रेसिडेंट के क्या पावर है, एवरीथिंग, राज्य सरकार के क्या पावर है, एवरीथिंग डिस्कस्ड। और हमारे लिए बनाया गया है, तो हमारी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए आप देखेंगे विमेन रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन का आप देख रहे होते कि रिजर्वेशन सब कुछ था, लेकिन विमेन रिजर्वेशन का पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपके देखो, जो आपका बनाने वाला कानून सिस्टम है, उसमें महिलाओं की जो है भागीदारी बड़ी कम थी। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए विमेन रिजर्वेशन लाया गया, रिजर्वेशन देखो दिया गया विमेन्स को। इट मींस कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, तो हमारे हिसाब से वो समय से समय पर चेंज होता रह गया है। यही रीजन है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई। चलिए, जिसको बोलते हैं भारत का आईन। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहला भाग आपको देखने को मिलेगा, ये बड़ा लंबा चौड़ा से डॉक्यूमेंट दिखेगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल।
दोनों भाषा में पढ़ाऊंगा आपको, प्रियम्बल या प्रस्तावना। तो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज वगैरह में बड़ी डिबेट होती रहती है, क्या प्रस्तावना मुख्य संविधान का हिस्सा है, भाग है इसका, इस पे बड़ा डिबेट रहता है। इस तरीके के सवाल जो आते रहते हैं, बहुत सारी चीजें। तो इन सब का फैसला जो है वो कई सारे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हुए, उनके बेसिस पर, केशवानंद भारती जैसे डिसीजन, बहुत सारे डिसीजन है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खास करके अभी तो हम लोग फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, जब सिविल सर्विसेज का आप तैयारी करोगे, इन्हीं में से घुस घुस के यूपीएससी हर बार 2 सवाल पूछता है। केवल एक पन्ने के डॉक्यूमेंट में हर यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन एटलीस्ट होते ही होते हैं प्रियम्बल से। और हम सोचिए इतने बड़े डॉक्यूमेंट में चक्कर खा के गिर जाते हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता है। क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की क्लास है, समझिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic। अभी क्या लिखा हुआ? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कभी पूछे कि भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, किसके पास पावर, किसके पास है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। आप सरकार चुनते हैं, आप सरकार बनाते हैं, आपके लिए सरकार चुनी जाती है, सो सारी पावर, यानी कि पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर का स्रोत है वो कहां से आ रहा है? हम आप जैसे लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली। तो पहला सवाल जो पूछा जाता है कि पावर का सोर्स क्या है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में? पावर का सोर्स है, शक्ति का सोर्स है, सत्ता का सोर्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम। तो आप अपने आप को हल्के मत लीजिए, जो 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन उसमें आप एक हैं, आप हल्के मत लीजिए, आपके एक वोट की कीमत बहुत बड़ी है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इनमें से कुछ वर्ड नहीं थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, अभी बाद में 1976 में जोड़े गए जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए। तो सॉवरेन थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं, बाकी डीप में पढ़ाऊंगा। सॉवरेन का मतलब होता है प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता बोले तो हमें, हमारे ऊपर कोई हुक्म नहीं जताएगा, वी आर द इंडिपेंडेंट पावर। और आपको 2023 में 22 में डॉक्टर एस जयशंकर नाम का जो है व्यक्ति आपको देखने को मिला होगा, जो सुबह सुबह जो है बिल्कुल खा पी के आते हैं, एकदम कोट वोट पहन के, फिर सबकी क्लास लेना स्टार्ट। अभी जो सबसे बेस्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो इधर पे चल रही है, क्योंकि इंडिया किसी की नहीं सुन रहा है, इंडिपेंडेंटली फैसला रहा है, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो, सबके ऐसी तैसी कर रखा है। यानी हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, हम दबाव में नहीं काम करते, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, सब लोगों ने मना कि भाई तेल क्यों खरीद रहे हो? भैया हमारे लोग, हमारे यहाँ गरीब जनता है, हम सबको देखना, हमें तेल सस्ता हुआ तो हम अपने गरीब जनता 140 करोड़ की जनता के लिए ले आएंगे। सीधे सब जवाब था डॉक्टर एस जयशंकर साहब का। तो किसी बाहरी पावर का हस्तक्षेप कुछ भी नहीं है, हम आत्मनिर्भर हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपने खुद फैसले ले सकते हैं, आपको हमारे बीच उंगली करने की जरूरत नहीं है। उसी को बोलते हैं सॉवरेन। बात क्लियर है? इसीलिए इंडिया सॉवरेन है। सोशलिस्टिक अप्रोच क्यों है? क्योंकि इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। जब जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब चुना इकोनॉमी को, तो मिक्स्ड इकोनॉमी सुना। सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी है, कैपिटलिस्टिक भी है। कैपिटलिस्टिक बोले तो खाली पैसा छापने वाला। आप देखोगे अमेरिका में प्राइवेटाइजेशन ज्यादा, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा डोमिनेंट दिखेगा। उधर पे क्या है? कैपिटलाइजेशन, पैसे की बात करते हैं। इसका मतलब कि जो भी बिजनेस होगा वो पैसा कमाने के लिए खोला जाएगा। लेकिन सोशलिस्टिक अप्रोच का मतलब लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, लोगों की भलाई के लिए। आप देखोगे हमारी सरकार हमारे लिए रेलवे स्टेशन बढ़िया बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, पुल बनाती है। गडकरी साहब जैसे मिनिस्टर कितना बढ़िया पुल वगैरह सब कुछ बना रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा तारीफ होगी, अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग, हमारा सिस्टम सोशलिस्टिक भी है। समाज के लिए भी काम करना, लोग के लिए काम करना, दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्टिक अप्रोच। लेकिन कोई चीज केवल पैसे कमाने के लिए करना, उसको बोलते हैं कैपिटलिस्टिक अप्रोच। तो आप देखोगे हमारे यहां प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखोगे पैसे के लिए नहीं काम करते, लोगों के लिए भी काम होता है। प्राइवेट सेक्टर में पैसे के लिए काम करते हैं, दोनों का अप्रोच है। इसलिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हमारे यहां दोनों है। और मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो हम लोग सोशलिस्टिक सिस्टम भी फॉलो सोशलिस्टिक 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 सिस्टम दोनों हम फॉलो करते हैं। सेकुलर का मतलब कि पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। अब एक मिनट जरा रुकिए, कोई व्हाट्सएप पर टिंग 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 मैसेज बजा जा रहा है, जरा देख लें क्या इशू है। ठीक है, यही तो दिक्कत है, थोड़ा सा सब्र नहीं होता। अभी रिस्पॉन्ड नहीं जा रहा तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, एकदम धकाधक मैसेज पे मैसेज। सेकुलर का मतलब
पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, पूरे देश का कोई एक धर्म नहीं है, सेकुलर। तो क्या ये जो सेकुलर वर्ड है, क्या ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? नहीं था। अभी हटाने की बात हो रही है कि जब ओरिजिनल नहीं था तो अभी क्यों बीच में जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं हम इसमें? सेकुलर बोले तो धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, मतलब कोई एक धर्म नहीं होगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उधर पे क्या है, स्टेट का रिलीजन फिक्स है कि मुस्लिम है, माइनॉरिटी है, ठीक है। इधर पे क्या है कि फिक्स नहीं है, सबका देश है इधर पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी का मतलब आपको बोलने का अधिकार, आपको खाने का अधिकार, आपको कहने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है। लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, ठीक है, डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक बोले तो चुनी हुई सरकार है, रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोले तो प्रधानमंत्री। हमारे कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखाने वाला हूं, क्योंकि आज कॉन्सेप्ट की क्लास है। अगर आज आप इसको मिस कर गए ना तो शायद इतना बढ़िया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप नहीं पढ़ पाएंगे लाइफ लॉन्ग। लेकिन आज अगर आप पढ़ ले गए ना तो आपको लाइफ लॉन्ग जिंदगी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आसान हो जाने वाला है। कोई आपको आंख दिखा के नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास आप जागरूक हो चुके होंगे तब तक। तो ट्रस्ट में जबरदस्त क्लास आपको मिलने वाली है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है कहां से लिया गया है? ब्रिटिश सिस्टम से, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे ऊपर राज किया। अमेरिका में कौन सा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम। उधर पे क्या है कि सारा पावर का सोर्स क्या है? राष्ट्रपति के पास है। डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे जो बाइडन हो, सब कुछ वही डिसीजन लेंगे। इधर पे क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में दो हिस्सा होता है, एक हेड ऑफ स्टेट होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सरकार का हेड और एक राज्य का प्रतिनिधि। तो हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आप देखेंगे जब चुनी हुई सरकार आती है, और खास करके दोनों चुने हुए हैं, तो जब आपके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों चुने हुए हैं तो उस कंट्रीज को बोलते हैं रिपब्लिक। इसलिए आप सुनते होंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति भी हमारे चुने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी चुने जा रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन से दोनों का चुनाव नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। हम प्रेसिडेंट के उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन इलेक्टेड है। तो अगर हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो चुन के आ रहे हैं, जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, वहां पर आपका सिस्टम हो जाएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये देखिए, तो हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर चुने हुए आपके हैं तब इसको बोलेंगे रिपब्लिक, गणतंत्र इसको बोलेंगे। तो आपका हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट चुने हुए हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। पीएम लोकसभा के डायरेक्ट सदस्य होते हैं, अभी देख रहे होंगे आप बनारस से इधर पे, तो आप देख रहे होंगे सारी चीजें, वो जनता उनको चुन रही है, ये सब। लेकिन दोनों का डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों का डायरेक्ट इलेक्शन कराओगे बहुत महंगा पड़ेगा, फिर पावर का कंफ्लिक्ट होगा। तो आप देखोगे कि प्राइम मिनिस्टर ज्यादा ताकतवर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि रियल पावर जो होती है वास्तव में वो होती है पीएम के हाथ में, और नॉमिनल पावर जो होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम का बोले तो नॉमिनल पावर और रियल पावर, तो वास्तव में पावर का एक्सरसाइज कौन करता है? प्रधानमंत्री। तो जहां पर बहुत ताकतवर सरकार आती है, आप देखेंगे कि कभी कभी आरोप भी लगता है राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति क्या है? रबर का स्टैंप है केवल। यूपीएससी जैसे में बड़ा हाई फाई क्वेश्चन अच्छे लेवल पूछा जाता है कि कोई भी ऑर्डर आया वो खाली बस साइन करके दे दिए, तो उनका केवल रबर स्टैंप तक ही लेना। बट ऐसा नहीं है, एक हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के साइन के कोई भी कानून पास होगा नहीं। तो पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लोकसभा, राज्यसभा के अलावा प्रेसिडेंट भी आपके संसद का जो है हिस्सा है, तो इसीलिए इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आई बात ये? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, फिर आपको न्याय दिया जाता है, जस्टिस। तो ये पूछा जाता है कितने प्रकार के जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो अपन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की जस्टिस की बात की गई है? 3 प्रकार के जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। न्याय दिया जाएगा आपको। फिर लिबर्टी की बात की गई है कि आपको आजादी दी जाएगी। लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा बारीक डिफरेंस है, बताऊंगा कभी। आपको सोचने का थोड़ा सी छूट है, एक्सप्रेस करने का, मानने का, फेथ का और वर्कशॉप का। तो कितने प्रकार की लिबर्टी की बात की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 5। लिख लीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट 5 टाइप ऑफ लिबर्टी। नाम भी लिख लीजिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक, आप बोल सकते हो खुल के, कोई दिक्कत नहीं। बिलीफ, जो भी धर्म मानना, जो भी आपकी मान्यताएं मान सकते हैं। फेथ एंड वर्शिप, आप पूजा कर सकते हो, मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, गिरजाघर में जा सकते हो, कहीं भी आप जा सकते हो, ठीक है।
इक्वालिटी, फिर हम इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग ऑल देम। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, स्टेटस की इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। भाई जब नौकरी खुलती है कोई जात धर्म देख के थोड़ी खुलती है, सबके लिए खोला जाता है। अपॉर्चुनिटी यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड। अभी आप देखेंगे रिजर्वेशन सिस्टम है, कुछ लोग रिजर्वेशन के खिलाफ होंगे क्योंकि जिनका रिजर्वेशन नहीं मिल रहा वो खिलाफ होंगे, जिनको मिल रहा है वो ज्यादा नहीं छेड़ेंगे। तो रिजर्वेशन एक हद तक सही है, लेकिन एक हद के बाद रिजर्वेशन गड़बड़ है। तो रिजर्वेशन होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, दोनों है। तो होने का अपने अलग तर्क है, नहीं होने का अपने अलग तर्क है। ठीक है, चलिए। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता की बात कर रहे हैं। ठीक है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। आप भारत की एकता और अक्षुण्णता को बनाए रखेंगे। कोई ऐसा काम दंगा फसाद नहीं करेंगे जिससे भारत की स्वतंत्रता खतरे में आए, भारत की एकता खतरे में आए। आपके अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, खुद की है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किसके द्वारा बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने बनाया था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में संविधान सभा। तो सभा बोले तो मतलब एक चेयरमैन होगा, बाकी उसके चेले चपाटे होंगे, कई सारी कमेटीज होंगे। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियर बाई एडॉप्ट। यानी अगर पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर, इसीलिए भारत में संविधान दिवस 2015 से मनाया जाने लगा। तो संविधान दिवस क्यों मनाया गया? क्योंकि संविधान को अडॉप्ट किया गया था। अडॉप्ट, समझ गए? इनैक्ट किया गया था। एंड गिव टू द आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लागू कब हुआ था आप बताइए? ये तो एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा, भैया यही फाइनल ड्राफ्ट है, हम लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी लागू करने की डेट अलग है। समझ गए? लॉजिक यहां तक समझ में आ रहा है? तो 26 नवंबर, इसी 26 डे को ही बोला जाता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन डे। समझ में आई बात? तो रिपब्लिक का मतलब भी हो गया, इधर भी हो गया। ठीक, चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई। इससे बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है, क्या किसको भारत की संविधान की आत्मा बोला जाता है? बताइए। हु इज कॉल्ड एट द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको, क्या इसी को, प्रियम्बल को, प्रस्तावना को कहते हैं? ये सब सवाल पूछा गया है, आप देखेंगे पूछा गया है। किसको भारत संविधान की, भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया है? किसको सोल बोला गया है? तो आप मुझे आंसर बताइए, क्या सोल किसे बोला गया? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है? प्रकाश जी सिंह 1950। एक मिनट रुकिए, जरा पानी पी लो थोड़ा, तभी डिस्टर्ब चल रही है आजकल 2-4 दिन से। ठीक है, चलिए। लागू कब संविधान हुआ था? दैट इज डिफरेंट डेट। अभी एडॉप्ट कब किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से? लोगों ने साइन किया था, मान लिया था 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949। ये याद रहे, 49। यही गड़बड़ करोगे आप, उल्टा पुल्टा लगा के आ जाओगे ऑप्शन। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखो क्या लिखा हुआ है। पहले क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इधर पे क्या है देखो, सॉवरेन डेमोक्रेटिक, यानी सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड बाद में जोड़े गए। यूपीएससी 2020 में सवाल पूछा हुआ था कि कौन सा बाद में जोड़ा गया, कौन सा नहीं था ओरिजिनल, विच वन वाज नॉट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो कौन सा नहीं था? सोशलिस्टिक एंड सेकुलर। ये कब जोड़े गए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, इमरजेंसी लागू हुआ था, तब उन्होंने खूब सारा छेड़छाड़ किया था और ढेर सारे चेंजेस किए थे। इसीलिए उस संविधान संशोधन को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत बड़ा संविधान का हिस्सा उन्होंने बदल डाला था। और 44th में फिर जो है सरकार आई दूसरी, फिर उन्होंने सारी चीजें किया। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, अब की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इसके मकसद क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कैसे ये विकसित हुआ। क्योंकि एक दिन में तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आए और मुंह उठा के संविधान बना दिया, ऐसा तो है नहीं। तो आप मुझे बताइए कि संविधान बनने में टाइम कितना लगा था? 2 साल, कितने महीने, कितने दिन, जरा वो बताइए। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग पूछते हैं। ये लिख लीजिए, कितने दिन में बना था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन, खास करके फार्मासिस्ट का जब आप एग्जाम दे। ठीक है, चलिए,
ये सब कौन से प्रोविजन अडेप्टेड थे, प्रियम्बल, ये सब हम बात करने वाले हैं। जरा कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। अभी आपको लगेगा ये तो बहुत हाई फाई लेवल पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, प्रिंसली स्टेट जरा समझना पड़ेगा। 560 ऐसे एरिया थे जब हमारे पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे, उसको बोलते हैं ब्रिटिश इंडिया। अभी ब्रिटिश इंडिया नहीं है, अभी तो उनको हमने लात मार के भगा दिया है, इधर पे ब्रिटिश इंडिया। which were not directly under the control of British called as kingdom और रियासत under Indian rulers। मतलब ब्रिटिश इंडिया जो सरकार, जो अंग्रेजों द्वारा कंट्रोल था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे हैदराबाद की रियासत आप देखेंगे, जूनागढ़ का देखेंगे, जम्मू कश्मीर देखेंगे, अलग अलग ये बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है। ये सब यहां के राजा इंडिपेंडेंट थे, तो यानी कि अंग्रेज उनके साथ साठ गांठ करके काम चलाते थे और उनको इंडिपेंडेंट रखा हुआ था, उसी को बोलते हैं प्रिंसली स्टेट। तो जैसे कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, ये सब क्या थी, रियासतें थी, ठीक है। और इन्हीं रियासतों को इकट्ठा करने का काम किसने कहा था, डॉक्टर सरदार पटेल, ठीक है। और ये सब कुछ बाद में किया गया सरदार पटेल। तो पूरे भारत को यूनाइट करने का काम जो है पटेल साहब ने किया था, इसीलिए राष्ट्रीय एकता दिवस इनके नाम पर मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो कौन सी डेट है जिस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। प्रस्तावना को ही गुजराती में लिख देंगे, दूसरी भाषा में लिख देंगे, ठीक है। प्रस्तावना बदल नहीं जाएगा, प्रियम्बल प्रियम्बल ही रहेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, एक टर्म हम बड़ा सुनते हैं, ये सारी चीजें। अभी देखिए, हम सब लोग एक चीज में, भले से पैसे के मामले में ऊपर नीचे हो, लेकिन एक चीज में सब बराबर है। चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नीचे लेटा हुआ आदमी हो, एवरीबॉडी सेम, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार है और सबके वोट की कीमत बराबर है, ये जान के चलिए। यही एक राइट है जहां पर हम पॉलिटिकली इक्वल है, बिल्कुल पॉलिटिकल इक्वालिटी का एग्जाम्पल है। तो ऐसे सारे सिटीजन जो एक सर्टेन एज ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं 18 साल के बाद, वुड बी इंटाइटल्ड टू वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड एजुकेशन, जेंडर, इनकम। आपकी इनकम क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक एज आप अटेन कर लेंगे, यू विल बी एलिजिबल फॉर द वोटिंग प्रोसेस। तो भारत के डेमोक्रेसी में आप हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज। समझ में आई बात, चलो। अब एक देखोगे वर्ड दिया जाता है क्वासी फेडरल। अरे यार कौन है भाई साहब, टिंग 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 बजाया जा रहा है, गजब हाल है। यस, तो क्वासी फेडरल आप देखेंगे, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का है फेडरेशन है। फेडरेशन और इधर पे फर्क है, यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्या कह रहा है इंडियन का, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। इट मींस कि राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य किसी एग्रीमेंट में नहीं बने हैं, अलग नहीं हो सकते। लेकिन अमेरिका में क्या है कि सारे राज्य क्या है, एक संधि के तहत बने हुए हैं, वो कभी तो अलग भी हो सकते हैं, लेकिन इंडिया का विखंडन नहीं हो सकता पॉलिटिकली, क्योंकि किसी समझौते से नहीं बने। इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन में फर्क है। फेडरेशन में क्या है कि संधि हो रही है, उनके बीच लीगल टर्म्स बन रहे हैं, उनके बीच डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। अब इधर पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, इधर कायदे से रहने का, अलग नहीं होने का, ठीक है। ये सब सारी चीजें। तो क्वासी फेडरल का मतलब होता है कि हाफ हाफ वाली बात हो, मतलब पूरी रूप से नहीं। सेट ऑफ वेयर डिस्पाइट ऑफ हैविंग टू क्लियर सेट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट, मोर पावर आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप देखोगे अमेरिका में भी राज्य सरकार है, अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट है, इंडिया में भी राज्य सरकार इधर है, लेकिन इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इट मींस कि राज्य जो किसी संधि के तहत नहीं बने हुए हैं, किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, इतनी औकात नहीं है। अभी उधर अमेरिका में क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका एक फेडरेशन है, दोनों का हिंदी संघ ही है, उधर फेडरेशन है। फेडरेशन का मतलब कुछ लीगल टर्म्स के तहत बने कि भाई ये करोगे तो ठीक, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, नहीं करोगे बकैती करोगे अलग हो जाएंगे, बट इधर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उधर पे भी दो सिस्टम, इधर पे दो सिस्टम है, लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा ताकत का और कौन है, राज्य, केंद्र सरकार। कैसे,
अगर किसी राज्य सरकार में दंगा फसाद, और कोई भी राज्य सरकार है, इंडियन वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंच जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पहुंच देती है टुकड़ी, भाई आईटीबीपी चले जाओ, इंडियन आर्मी पहुंच जाती है कहीं पर। अगर किसी सरकार की, किसी राज्य सरकार की सरकार गड़बड़ कर रही है, राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 356 लगा के हटा देंगे उसको। जम्मू कश्मीर का आप सीन देख लो, डोमिनेट कौन कर रहा है? सेंटर। अगर गड़बड़ करोगे तो पटक के मारे जाओगे। सिंपली कहने का मतलब है ये गवर्नमेंट कह रही है, केंद्र सरकार। आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, बट समझाने के लिए यही भाषा समझानी पड़ेगी। तो अगर आपके यहां सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेटिंग है, इट मींस कि वहां पर क्वासी फेडरल सिस्टम है। चलिए, ये सब सारी चीजें। इगलिटेरियन सोसाइटी, समता मूलक समाज, जो समानता की बात कर रहा है, ठीक है। मीटिंग द नीड्स ऑफ ऑल इट्स मेंबर, नोन एज इगलिटेरियन सोसाइटी, बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज अमंग सिटीजन एंड फुलफिलिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इगलिटेरियन सोसाइटी, बट वास्तव में हम पूरी तरीके से इगलिटेरियन अभी नहीं है। बिल ऑफ राइट्स, कुछ हमने नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें। तो बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं? प्रोहिबिट गवर्नमेंट फ्रॉम देयर एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहा गया, अमेरिका में देखा गया, और इसी बिल ऑफ राइट को ही हमारे यहां क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। तो आप एज ए इंडिविजुअल, आपके कुछ अधिकार हैं, कोई भी धर्म फॉलो करने का अधिकार, कहीं भी नौकरी करने का अधिकार, देश में कहीं भी जाके बसने का अधिकार। आपके साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, ना भाषा से ही, न रहने से ही। अभी साउथ का इधर भी आ सकते हैं, इधर के उधर जा सकते हैं, गुजरात के लोग इधर जा सकते हैं, उधर के उधर, कोई भी किधर भी जा सकता है, ठीक है। तो सबका अपना अधिकार है। तो वो जो अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, आपके जीने खाने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए फंडामेंटल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को जो अमेरिका में स्टार्ट किया गया, वो किस नाम से किया गया? बिल ऑफ राइट्स से। और यही बिल ऑफ राइट्स को अपने इंडिया में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। और आप देखते होगे जब फंडामेंटल राइट का आपका कोई हनन करता है तो आप जाके कुंडली खटखटाते हो, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। किसका खटखटाते हो? हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट अपना ऑर्डर जारी करते हैं किस फॉर्म में? रिट पिटीशन के फॉर्म में रिट जारी करती है। तो भैया जो बंदे ने गड़बड़ किया, अगर कोई बहुत देर से बंद है जेल में, आप उसको लाके 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर लाके पेश करिए उसको। ऑर्डर करती है सुप्रीम कोर्ट, जारी करती है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहां पर आप जा सकते हैं? ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट अप्लाई करवाने के लिए नहीं जा सकते, ये लिख लीजिए आप। ओनली द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। समझ में आई बात? चलिए, अभी एक वर्ड है जस्टिसिएबल, एक वर्ड है नॉन जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल को हिंदी में बोलते हैं न्यायोचित, और इधर नॉन जस्टिसिएबल को बोलते हैं गैर न्यायोचित। जस्टिसिएबल का मतलब, सपोज मेरे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? कानून पास करके उनको इंक्रोच कर रही है, हटा रही है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चला गया। तो क्योंकि फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्शन का काम है, उधर पे जुडिशरी काम कर रही है, किसके थ्रू? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया हुआ है। और प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उधर पे जाके खटखटाऊंगा। और जो भी कानून आपके राइट का वॉयलेट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आर्टिकल 13 के तहत, जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर, ये सबसे ताकतवर पावर है सुप्रीम कोर्ट की। उसको देखेगी, अगर लगेगा कि ये तर्कसंगत नहीं है, गड़बड़ कानून सरकार ने पास कर दिया, उसको नल एंड वॉइड करने का अधिकार, औकात रखती है सुप्रीम कोर्ट। आप जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अगर लगेगा कि सरकार ने कोई भी ऐसा एक्ट पास किया है जिससे आम जनमानस का, जिससे आम जनता का, कानून का, आप देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, दे कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। समझ गए? किसके तहत? जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 के तहत, ठीक है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास कि माई बाप हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है। तो अभी उधर पे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपनी फरियाद रखने के लिए, इसको बोलते हैं जस्टिसिएबल। और जिधर पे नहीं जा सकते आप, उसको बोलते हैं नॉन जस्टिसिएबल। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज,
आपका अधिकार है, कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ साथ कुछ आपके कर्तव्य भी है कि भाई आप इंडिया के नागरिक हैं तो इंडिया की ग्रोथ में आप हेल्प करेंगे, कोई भी दंगा फसाद नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, इंटीग्रिटी बना के रखेंगे, झंडे का सम्मान करेंगे, ये सब लिखा हुआ है ना। तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है। अभी कोई वॉयलेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये कर रहा है, तो उधर पे कोर्ट में नहीं आप डायरेक्टली जा सकते। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो जैसे नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं, वैसे आपके स्टेट, आपके सरकार के भी कर्तव्य होते हैं, उसको बोलते हैं डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसका मतलब जैसे इंसानों के कुछ हमारे फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं, तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पर, उसी तरीके से सरकार से भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसको बोलते हैं डीपीएसपी। तो भाई सरकार हम चुन रहे हैं तो सरकार हमारे लिए रोड बनाए, सरकार हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था करे, सरकार हमारे लिए नौकरी प्रॉपर ले आए, सरकार हमारे लिए पानी की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, रहने खाने की व्यवस्था करे। दीज आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट नहीं इसको कर रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए। केवल और केवल फंडामेंटल राइट के लिए आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, उसको बोलते हैं जस्टिसिएबल। तो जब आपका फंडामेंटल राइट का हनन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, जब आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए, लोअर कोर्ट में आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास पावर है। तो आपके अधिकारों का हनन हुआ है, वायलेशन हुआ है, उसको जाके आप सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लागू करवाइए, यानी कि आप उसके अगेंस्ट में उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं, लागू करवा सकते हैं। तो जब कोई चीज वायलेट होती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो जब इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच करता है फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं जस्टिसिएबल, न्यायोचित। और जिसके जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, दीज आर क्या है? नॉन जस्टिसिएबल, इनके लिए आप नहीं जा सकते जुडिशरी। तो आप मुझे बताइए किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है और किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट को पावर है रिट पिटीशन जारी करने का अधिकार है, रिट जारी करने का, ऑर्डर जारी करने का? एक 226 है और एक कौन सा है आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स करके बताइए। बहुत सारे आप में से लोग हैं, अंदाजा नहीं आपको, सिविल सर्विसेज की भी तैयारी करते हैं। मेरे से बात हुई तो कई लोगों ने बताया कि सर मैं जीके तो मेरा फाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एसएससी सीजीएल, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द दिस पब्लिक सर्विस कमीशन। तो शायद उन लोगों को ये पता होगा। तो आप सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके क्या है, किसके तहत हम जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर समझ में गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। सर आई एम फेसिंग कनेक्टिविटी इशू। शेख जी आप रिफ्रेश करिए, पेज को रिफ्रेश करिए, तभी चीजें बात बनेगी। ठीक है, और जो लोग नहीं देख पाए सेशन को, आप बाद में देख सकते हैं, परेशान मत हुए, टेंशन मत लीजिए। दिस सेशन विल बी इजीली अवेलेबल लेटर। ओके, चलिए अभी क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मीन। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लॉज और रूल्स जिसमें है, जो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके की सरकार होगी। तो पार्लियामेंट्री सरकार, क्या सरकार और लोगों के बीच क्या रिलेशन होगा, तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार का हिस्सा कौन होगा, ठीक है, सरकार हमारे ऊपर रूल कैसे करेगी, हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है, सरकार की एक्सपेक्टेशन क्या है, सरकार के कर्तव्य क्या है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दैट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही ये वही होता है जो पूरे देश में गवर्नेंस डिसाइड करता है कि देश चलेगा कैसे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो ना तो मार काट मच जाए देश में एक दिन में। नेपाल का हाल देख लो आप, स्टेबिलिटी नहीं आ पाई, उनका कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया, आप देखो नतीजा क्या है। ठीक है, तो पूरा कैसे देश चलेगा, गवर्न कैसे होगा, इस सब का बेसिस कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट विच हर स्टेट के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। भाई मुझे ये बनना है, हमें सेकुलर रहना है, हमें ये बनना है, हमें इंडिपेंडेंट, हमें सॉवरेन बनता है, हर सबकी एक्सपेक्टेशन है सबकी। ठीक है, ये सब प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है। जैसे कौन सा सरकार का हिस्सा होगा, इंडिया में कौन सी है? पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आप देखो उधर पे क्या है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव है, तो इधर भी आपको नॉमिनल रियल एग्जीक्यूटिव मिलेंगे। राज्य सरकार में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, तो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और राज्यपाल जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ये सब सारी चीजें फंडामेंटल लॉ है किसी भी कानून को चलाने के लिए। आपके अधिकारों की बात करता है, सिटीजन्स के राइट की बात करता है संविधान। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। अब देखिए, तो ये जो संविधान है ना,
ये जो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, ये आपकी है NIOS की बुक से, ठीक है, जो ओपन स्कूलिंग वाला बोर्ड है, उधर से मैंने इसको पढ़ा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको सबसे इंडिया के टॉप नोट सोर्सेज से पढ़ा रहा हूं। एम लक्ष्मीकांत साहब की किताब, सबसे लेटेस्ट एडिशन से आपको पढ़ा रहा हूं मैं ये। इधर देखिए, बेसिक किताब, आपको नॉलेज अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इधर, तो इधर पे पूरा यूपीएससी, पूरे बच्चे जितने बड़े बड़े IAS ऑफिसर बने, बिना इस पे पढ़े नहीं बन सकते आप। इतनी बढ़िया किताब है एम लक्ष्मीकांत साहब की, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग किताब है। जितने लोग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कर रहे हो उनको अच्छे से पता होगी, उन सबके पास होगी। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे ना, अगर बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, तो दो मेजर एस्पेक्ट हैं। कौन सा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। आप देखोगे आए दिन केंद्र सरकार की राज्य से, राज्य सरकार की लोकल गवर्नमेंट से बहस होती रहती है आपस में। तो रिलेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का राज्य सरकार क्या संबंध होगा, राज्य सरकार का लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या संबंध होगा, ये कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आप देखोगे बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स, तो गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो सिटीजनशिप की बात गवर्नमेंट करेगी, सिटीजन के फंडामेंटल राइट की बात होगी, सिटीजन के फंडामेंटल ड्यूटीज की बात होगी, डीपीएसपी की बात होगी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो दो तरीके से, दो फंडामेंटल अप्रोच पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एक अप्रोच है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सरकार के लेवल है, जैसे ये लेवल आप देखते हो ना इस तरीके से वर्टिकल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके का आप देखोगे। ये गवर्नमेंट का वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म कौन सा है? ठीक है, इधर पे एग्जीक्यूटिव, इधर जुडिशरी, इधर कौन सा? पार्लियामेंट, जो लॉ बनाने का काम कर रहा है। सरकार के तीन हिस्से होते हैं, अभी उंगली चार दिख रही है लेकिन तीन हिस्से होते हैं, ठीक है, सरकार के तीन। ये क्या है? वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट बोले तो पंचायती राज सिस्टम, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह आप देखते होंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें हम, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो एक आपका पार्लियामेंट वाली बॉडी जो कानून बनाती है, और एक आपका एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू कराती है, और आपका एक जुडिशरी जो कानून की व्याख्या करती है। तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? कानून को बनाएगा। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उसको लागू करेगा। जुडिशरी क्या करेगी? कानून की व्याख्या करेगी। तो आप अगर IAS ऑफिसर बनते हो, कुछ भी बनते हो, सिविल सर्वेंट वगैरह, तो आप किसका हिस्सा बनने जा रहे हो? एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव में एक परमानेंट होते हैं, एक नॉन परमानेंट। तो सरकार के कुछ लोग एग्जीक्यूशन भी काम करते हैं, कुछ मंत्री वगैरह भी, समझ गए? लेकिन कुछ लोग परमानेंट होते हैं, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन आप IAS तो फिक्स हो ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। सो आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल होना पड़ता है। इधर पे क्या, सरकार 5 साल पे चुन के आएगी जाएगी इधर, तो एग्जीक्यूटिव में कुछ लोग नॉन परमानेंट हो, तो 5 साल बाद आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग परमानेंट बने रहते हैं, जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो IAS PCS ऑफिसर जितने हैं वो सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। आपका काम है कानून को लागू करना, लेकिन आप नीचे से डेटा देते हो, तो सरकार जो पॉलिसी बनाती है, इट मींस कि यू आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिसी मेकिंग। तो इधर दो एस्पेक्ट हमने पढ़ लिया। तो सरकारों के बीच कैसे संबंध होंगे, वो कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबके बारे में पढ़ोगे आप। बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच क्या रिलेशन होगा, वो भी। तो सिटीजन के क्या फंडामेंटल राइट होंगे, सिटीजन के क्या ड्यूटीज होंगी, सरकार के क्या वो सब प्रोसेस होंगे, डीपीएसपी। तो आप देखोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी आपको पढ़ने को मिलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी, राइट? ठीक है, चलिए, तो ये जरा हमने थोड़ा समझ लिया। अब हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी भाई? अगर संविधान नहीं होता तो ऐसा क्या हो जाता, क्या आफत आ जाती है आखिर? बहुत बेसिक सा सवाल है कि अगर संविधान नहीं होता तो ऐसी क्या आफत सी आ जाती। तो आप देख लीजिए, संविधान हमेशा गवर्नमेंट, सरकार के पावर को लिमिट करता है। बहुत अच्छे लेवल का आपको क्वालिटी पढ़ा रहा हूं, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे लेवल की। इवन यू कैन क्रैक ऑन दिस बेसिस PCS UPSC का क्वेश्चन तक सॉल्व कर सकते हो, इस लेवल का आपको पढ़ाया जा रहा है। कहोगे गुरुजी हमें इतना अच्छा लेवल क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि एक ही बार आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, कि ताकि आप जिंदगी में कभी गड़बड़ नहीं करो। लेवल नहीं डिसाइड किया जाए, अच्छा ये एग्जाम है तो इतना पढ़ना, अभी उतना तो जो वो मैं बता रहा हूं कि कहां पर एग्जाम पूछा जाएगा, वो मैं आपको डिसाइड करवा रहा हूं कैसे करना है। लेकिन आपका नॉलेज हमेशा वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, टॉप नॉच का होना चाहिए, बिल्कुल। तो क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को कहता है भैया हद में रहो, लिमिट करता है पावर को। कैसे? जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट से। नहीं तो सरकार तो मनमाना कुछ भी कानून पास कर दे। अगर कुछ भी पास करेगी तो आपका फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट हनन होगा तो आप कोर्ट जाओगे।
तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का पावर का इस्तेमाल करेगा आर्टिकल 13 के तहत। तो यानी जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट की, और इधर पे देखोगे आप फंडामेंटल राइट, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सरकार को मनमानी नहीं करने दे रहे हैं, तो पावर को लिमिट कर रहे हैं। तो सरकार अपने हद में है, लोग अपने हद में है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस बिटवीन डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर। आप देखोगे अभी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस हैं, जो SC STs हैं उनके लिए अलग प्रोविजंस है, जो OBC है उनके लिए अलग प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो स्पेशल एरियाज हैं पूरे इंडिया में उनके लिए अलग है, सब कुछ सबके लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है ताकि लोगों के रिलीजियस कल्चर में हार्मोनी बनी रहे। ठीक है। प्रोवाइड सेट ऑफ रूल्स फॉर कोऑर्डिनेशन, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो एक दिन में मार काट मच जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी हो रही, धज्जे उड़ रही है, नेपाल में आप देखो, और नतीजा क्या है, दोनों देश का कंगाल हो गए दोनों। ठीक है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप श्रीलंका में देख रहे थे, कितने बेकार हो गए थे लोग, जो है राष्ट्रपति घर पे चढ़ रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनकी मुर्गी बत्तख सब लेके भाग जा रहे हैं घुस के। तो ये वाली सिचुएशन होगी। तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ऐसा ही होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल होता है, जब गवर्नमेंट की मशीनरी फेल होती है। तो तीसरा क्या है, हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है भाई, हम क्यों फॉलो करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है आपको आज जो आप रिजर्वेशन ले रहे हो, आज जो आपको अच्छी अच्छी रोड दिख रही है, आज आपको सारी चीजें दिख रही हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो आपके एस्पिरेशंस और सोसाइटी के गोल को फुलफिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। लोगों के बीच इनइक्वालिटी ना बढ़े, लोगों को दबाया ना जाए, इसलिए सबके विशेष अधिकार दिए गए हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। ये सब सारी चीजें, EWS रिजर्वेशन आप देखोगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कानून बनाने का। तो हु इज डिसाइडिंग, कॉन्स्टिट्यूशन अगेन। हाउ अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, राज्य कैसे बनेगा और कैसे चलेगा, पूरा भारत कैसे बनेगा, कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, कैसे देश चलेगा, कैसे किसका कौन कहना मानेगा, ये सब कहां डिसाइडेड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट। चलिए अब जरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो क्या है, क्यों है, वो तेरे नाम वाला स्टाइल चल रहा था। अभी इधर जानते हैं कि ये ओरिजिनली क्या है, ये सब जरा समझ लेते हैं कि है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इधर से आपके अभी तो समझ आपकी डेवलप हो रही थी, एक आधे क्वेश्चन भी मैंने बताए। अभी इधर से क्वेश्चन दबा के पूछे जाएंगे आपसे, फैक्चुअल क्वेश्चन, खास करके फार्मासिस्ट और DI में जहां पर GS है। तो ओरिजिनली 395 आपको आर्टिकल देखेंगे, और सबसे पहले आपको कितनी थी, 8 अनुसूची। अभी किताब पढ़ते हो ना, किताब का चैप्टर नंबर होता है, फिर उसमें लिखा रहता है हेडिंग वोडिंग। तो संविधान में किताब की तरह है, जब किताब को खोलोगे ना तो उसका चैप्टर नंबर होगा, तो वो पार्ट में डिवाइडेड है। फिर उसके अंदर कौन कौन सा पॉइंट है तो उधर शेड्यूल्स में दिखेगा आपको, पॉइंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है तो उधर आर्टिकल आपको दिखेंगे। तो किताब में कोई चीज ढूंढने के लिए आपको उसका नंबरिंग प्रॉपरली करनी होती है। तो संविधान में अगर कोई बात किसी के गड़बड़ हुआ तो आप संविधान कैसे पलट के देखोगे, अच्छा ये बात कहां लिखी हुई, इतने चैप्टर नंबर इतने में लिखी हुई है, पार्ट इतने में लिखी हुई, फटाक से आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के पार्ट में खोलोगे, आपको वो चीज मिल जाएगी, तो सुविधा हो जाती है। तो किताब की तरह है। तो किताब में जैसे ढूंढने में चीज आसानी होती है, चैप्टर में डिवाइड कर देते हेडिंग में, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल, शेड्यूल और पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझ में आई बात। इधर पे सेक्शन नहीं है, IPC CRPC जो आप सुनते हो ना, धारा 307, धारा 154, तो ये जो सेक्शन किसकी बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड। इधर पे सेक्शन नहीं है, इधर पे आर्टिकल है। समझ में आई बात। आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट, ये सब क्या है, किताब में हेडिंग की तरह। समझ में आई बात। तो अभी फिलहाल की स्थिति यह है, पहले ओरिजिनली कितना था, 395 आर्टिकल के पास, अभी 395 प्लस हो चुके हैं। पहले पूछा जाए कि ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर हाउ मेनी शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स, अभी कितने हैं, 4 शेड्यूल्स और बढ़ गए हैं, अभी करंटली 12 शेड्यूल्स हैं। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए। करंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 12 शेड्यूल्स, जिसको हिंदी में अनुसूची बोलते हैं, और ब्रैकेट में लिखिए ओरिजिनली इट वाज 8, बहुत जरूरी है ये, और लास्ट में लिखिए 22 पार्ट्स। तो चेंज किस में हुआ, आर्टिकल्स में चेंज हुआ और पार्ट्स में, सॉरी शेड्यूल्स में और आर्टिकल्स में चेंज हुआ। राइट। ये सब सारी चीजें। अब ये सवाल इस तरीके के जो फैक्ट है ना, ये पूछे जाते हैं कि कौन संविधान की आत्मा बोला जाता है, कौन संविधान का रक्षक है, फार्मासिस्ट में, DI में, फैक्चुअल क्वेश्चन। सो सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग एज ए गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कहोगे सर ये अभिभावक की तरह काम कैसे कर रहा है, गार्जियन की तरह कैसे काम कर रहा है, क्योंकि आप
मनमानी तरीके से संविधान को नहीं बदल सकते। नहीं समझे आप? समझाता हूं जरा। आपने नाम सुना है एक आर्टिकल का, आर्टिकल 368, 368 आर्टिकल लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368। इसके तहत सरकार के पास पावर है कि सरकार किसी भी संविधान के हिस्से को बहुमत के साथ चेंज कर सकती है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। तो एक मामला था केशवानंद भारती केस, मठाधीश थे ये केशवानंद भारती, अभी इनकी जल्द ही डेथ हुई है। केरला में विवाद था जमीन को लेके। केशवानंद भारती जो केस है ना, इससे पहले सरकार कुछ भी मनमाने तरीके से चेंज कर देती थी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई साहब सब कुछ नहीं बदल सकते, जो बेसिक ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का वो तो रहेगा ही रहेगा, आप केवल ऊपर ऊपर ही चेंज कर सकते हो। तो आर्टिकल 368 एक तरफ सरकार को पावर दे रहा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, वहीं केशवानंद भारती केस के बाद क्या डिसाइड हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन यह डिसाइड नहीं किया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट खेल गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूलभूत जो ढांचा है, जैसे भाई मेरी हड्डी है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर चमड़ी निकालो, मांस निकालो, लेकिन हड्डी छोड़ दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप नहीं चेंज कर सकते, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके पहले आर्टिकल 368 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन कर सकते थे, पूरी तरीके से अमेंड कर सकते थे। सो आर्टिकल 368 लिख लीजिए, आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को चेंज कर सकते हैं आप, संशोधन कर सकते हैं, हिंदी में लिख लीजिए इसको, समझ में आई बात। लेकिन एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, और लिखिए आफ्टर केशवानंद भारती केस। आप बताइए केशवानंद भारती केस कब आया था? 1972 में, 1970 में, 1990 में, व्हेन दिस केस वाज देयर। एंड आप ट्रस्ट मी, ये संविधान का एक ऐसा केस है जिसने संविधान की दशा दिशा को बहुत चेंज किया है। समझ गए? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट केस। जब भी आप सारे केसेस पढ़ोगे केशवानंद भारती केस आप जरूर पढ़ोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो केशवानंद भारती पूछा जाएगा कि केशवानंद भारती केस किससे संबंधित था? भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे से संबंधित था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अभी यह डिसाइडेड नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट कभी बोल सकता नहीं ये तो बेसिक स्ट्रक्चर आपने कैसे बना दिया, कुछ भी बोल के। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास एक खुला मैदान एकदम बिल्कुल घास चरने के लिए मिल गया है। समझ गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केशवानंद भारती केस के बाद आप मूलभूत ढांचे को नहीं। 12, 13, 14 कई जजेस थे इसमें। तो आप बताइएगा कितने एग्जैक्ट जजेस ने फैसला लिया, कितने जजों की पीठ ने। ठीक है, ये समझना पड़ेगा आपको। अब देखिए ये जो संविधान है ना, ये संविधान सभा द्वारा बनाया गया। यानी कि कुछ लोग चेयरमैन थे, कुछ लोग मिले, चाय पकौड़े समोसे खाए आराम से और बात किया और बोला कि संविधान बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके की बात। क्यों? क्योंकि उन्हें बोला गया था कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम संविधान बना दोगे ब्रिटिशर्स द्वारा, एंड दे हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज। और ये कैसी थी? इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। पूछा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी जिसने कि संविधान बनाने का काम किया था, क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड थी कि इनडायरेक्टली? इनडायरेक्टली। क्यों? क्योंकि हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाने आए थे, डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्वमेंट था, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। समझ में आई बात? तो इसलिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। और फैक्ट पूछा जाता है पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो लिख लीजिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ Constituent Assembly was on 9th of December 1946. Very important for the PCS examination and drug inspector examination. It's very important. प्लीज इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ये दोनों बातें फर्क है, लागू करना और एक्सेप्ट करना। समझ में आई बात? और हाथी को, एलिफेंट को एज ए सिंबल, सील के तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रखा था। पूछा जाता है कि किस सिंबल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सील के तौर पर यूज किया था, तो हाथी था वो। तो हाथी के सिंबल को, एलिफेंट सिंबल वाज यूज्ड।
So these type of factual questions, they are actually questions that are being asked in the drug inspector and pharmacist and civil services examination, right? चलिए ये सब लिख लीजिए। अभी ये सब फैक्ट, दीज फैक्ट्स आर द क्वेश्चन, यही आपसे पूछे जाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लिखते रहिए आप जरा, अभी फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें आ रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल एडवाइजर असेंबली के लिए किसको चुना गया? सर BN राव को चुना गया, ये जरा लिख लीजिए, ठीक है? HVR अयंगर साहब को क्या किया गया? सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी के तौर पर किसे चुना गया था? तो आंसर होगा HVR अयंगर। बात समझ में आई? चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन है, बुक बनेगी तो बुक में कहां चैप्टर लिखना है, कहां एडिटिंग करनी है, कहां नीचे क्या लगना है, वो सब कुछ। तो ड्राफ्टमैन कौन थे? बनाने वाले, जो खाका तैयार करने वाले थे, वो कौन थे? SN मुखर्जी साहब, बंगाली साहब थे, ठीक है? मुखर्जी साहब, ठीक है? और पूछा जाता है कि किसने संविधान को सजाया? आप देखो, इधर देखो, ये देखो कितना बढ़िया सजा वजा गया, ड्राफ्टिंग की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना तो बहुत सारे सिंबल्स पन्ने, आप जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, कभी आपको विजिट करने का मौका मिले तो आप देखना उसको। तो कैलीग्राफी का मतलब सजाने उजाने का काम, ये सब सारी चीजें, और उस पर डिजाइनिंग का काम। तो कैलीग्राफर का मतलब जो डिजाइनिंग, एक्चुअली सजाने का काम तो नहीं बोलेंगे, डिजाइनिंग का काम इधर। तो पूछा जाए कि कैलीग्राफर कौन था, तो प्रेम विहारी नारायण रायजादा इनका नाम है। बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आपसे। लेकिन नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर, इन्होंने इसको सुंदरीकृत किया और इसको डेकोरेट कर दिया। तो डेकोरेट करने ये वही नंदलाल बोस है, शांति निकेतन, जिसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम लिस्ट किया गया है, ठीक है? होयसल के किंग को भी किया गया अभी। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो नंदलाल बोस और इन्होंने, राम मनोहर ने, इन्होंने सजाने उजाने का काम किया, आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। तो शांति निकेतन, अभी शांति निकेतन का नाम आ गया, लाइव क्लास है, अभी आपको मैंने बता दिया शांति निकेतन को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया गया है। तो आप सर्च करिए कौन कौन से इंडिया में सबसे लास्ट किसको किया गया है, ये पूछा जाता है, खास करके व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, और जो उसमें करंट अफेयर्स, तो DI में भी करंट अफेयर आता है, फार्मासिस्ट में भी। तो इधर से सवाल पूछा जाएगा कि अभी किस जगह को, किसको यूनेस्को की विरासत सूची में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है? तो अभी शांति निकेतन को इंक्लूड किया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलिए अभी अब देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखोगे, कहोगे कि यार ये तो सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो यहां पर तो केवल एडवोकेट की, वकील की चलती है। आप कहोगे कि ये जो वकील और एडवोकेट हैं, ये इसी की कमाई खा रहे हैं, क्योंकि सब अंग्रेजी में है, वही सब भाषा समझते हैं, आम नागरिक नहीं समझता है। बट ऐसा नहीं है, अभी मैं हूं ना इधर पे आम नागरिक को समझाने के लिए सबको, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे जो समझाते हैं, टीचर बताते हैं, ठीक है? तो ये बोला गया कि नहीं भाई केवल वकील और एडवोकेट सारी चीजें समझते हैं, इसको घुमा फिरा के एक्सप्लेन करके फिर पैसा कमाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आम नागरिक जग चुका है, एवरीबॉडी नोज अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिंदी वर्जन किसने ले आया था? वो वसंत कृष्ण वैद्य थे, ठीक है? तो ये सब बातें फैक्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए ये सब सारी चीजें। अब मकसद क्या था कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को लाया गया? मकसद क्या था? तो जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो आप देखेंगे 200 साल तक हम लोग कॉलोनियल रूल वगैरह सारी चीजें थी, फिर हमने स्ट्रगल किया, फिर हमने नेशनल मूवमेंट वगैरह देखा, फिर हमने एक दर्दनाक जो है पेनफुल पार्टीशन देखा, फिर हमने कम्युनल वायलेंस देखा, बहुत कुछ हमने देखा। इन सब के बीच हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो हम लोगों को क्या बात थी कि जो तकलीफ हुई वो सारी चीजें हमारे लोग ना झेलें, क्योंकि हम लोगों के कुछ सपने थे। आज भारत का युवा एक बड़ा सपना देखता है, जस्ट बिकॉज का एक माहौल है देश में आजकल, ठीक है? सो फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेर कंसर्न्ड अबाउट एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। देश के अखंडता और एकता के बारे में उनको चिंता थी, कैसे एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात की जाए, इसीलिए हमें संविधान बनाना पड़ा। समझ में आई बात? सो द मेन एम वाज टू गिव इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान भारत को दिया जाए जो कि फुलफिल कर सके भारत के आइडियाज को और भारत के लोगों के एस्पिरेशंस को पूरा कर सके। और आज हमारा संविधान हमारे एस्पिरेशंस को पूरा करने में फुलफिल हुआ है, बहुत हद तक फुलफिल हुआ है, मैक्सिमम आप कह सकते हैं। तो यही मकसद था पूरे इसका, ठीक है? अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था, थोड़ा बहुत इसको और पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड कर देंगे, क्योंकि ये एक सेशन में नहीं होने वाला। अगर एक सेशन में खींच दूंगा ना 12, 1, 2, 3 बज जाएंगे,
क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो अच्छे से पढ़ाता हूं, ठीक है। तो अभी इधर पे कहीं पर रुक जाएगा, अभी देखते हैं कहां रुकना है, ठीक है। मैं पहले डिसाइड नहीं करके आऊं, अभी चालू रहने दो, मुझे चलने दो जब तक मैं पढ़ा रहा हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये लिख लीजिए, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। 1946 1947 में देश आजाद हुआ था, 1946। सो अविभाजित भारत में संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान को बनाया गया। सभा बोले तो इधर पे चेयरमैन होंगे, कुछ चेले चपाटे होंगे तो मेंबर भी होंगे, कुछ कमेटीज भी होंगी, ठीक है, इस तरीके की सभा, ठीक है। ये सारी चीजें, पहली मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, लिख लीजिए। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट वाज इनडायरेक्टली, इधर लिखोगे ना ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो आप एरो बना के लिखो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये सवाल बड़ा अच्छा लेवल पूछा जा सकता है कि क्या ये जो संविधान सभा थी डायरेक्ट चुनी गई थी? डायरेक्ट बोले तो क्या जनता इन्वॉल्व होने गई थी? नो, इनडायरेक्टली थी। जनता ने लोगों को चुना, वो लोग बाग मिलकर बना रहे थे। जैसे हमने एमपीज को चुना, एमपीज हमारी जाके बात जो है पार्लियामेंट में बात करते हैं, ठीक है, इस तरीके की चीजें ये सब। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे कैसे आए थे, तो आप देखोगे कुछ लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। कैसे? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 के तहत, वहां के इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रतिनिधि थे। और कुछ नॉमिनेटेड रूलर्स के द्वारा वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी, प्रिंसली स्टेट। तो आपको पता है कि आम जनता के अलावा प्रिंसली स्टेट भी थे, तो प्रिंसली स्टेट के जो नॉमिनेटेड रूलर थे वो भी थे, और जो नॉर्मल जनता थी उनके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि थे वो लोग भी थे। तो ये लोग मिलकर सारी चीजें बनाते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और ये सारी चीजें, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का कीड़ा किसने डाला? ये आया था सजेस्टेड बाय द कैबिनेट मिशन। तो कभी पूछा जाए कि ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, ये संविधान बनाने का जो आइडिया आया, कैबिनेट मिशन, ये सब प्रोपोज्ड अ प्लान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। सो ये लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन ही वो था जिसके पीछे जो है ये सब बहुत बड़ा रोल था, ये सब सारी चीजें। और सीट्स को जो है 3 मेन कम्युनिटी में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो जनरल में हिंदू वगैरह और भी माइनॉरिटीज वगैरह सब कुछ आ जाते थे, ये सब, ठीक है। 1 रिप्रेजेंटेटिव को 10 लाख पॉपुलेशन पे ऐसे बोला गया कि अगर 10 लाख पॉपुलेशन पे तो वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, इस तरीके से। तो ईच कम्युनिटी को इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसी को यूज करके हमारा राष्ट्रपति शासन आप देखते होगे कि जो सबसे ज्यादा वोट पाया होगा सबसे प्रेफर्ड, फिर जो नहीं पाया सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे वरीयता दी जाती है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक कॉन्सेप्ट है, कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो देखो इस तरीके से लोग अपना, इस तरीके से लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप देखो पटेल साहब बैठे हुए हैं, इधर पे देखो बोस साहब बैठे हुए हैं, इधर पे देखो नेहरू साहब बैठे हुए हैं, सब लोग बैठ के, ठीक है। अपने राजेंद्र साहब, अपने अंबेडकर साहब देखो दिख रहे हैं यहां बैठे हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक इमेज आपको देखने को मिलेगी, सब लोग मिले हुए हैं, सब डिस्कस कर रहे हैं। सोचिए आज हम बीए, एलएलबी, एमए, एलएलबी, इतना दुनिया भर की चीजें डिग्री कर ले रहे हैं, फलाना डेम का पढ़ के आ जा रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं हमको मिल रही है। ये कितने दूरदर्शी थे ये लोग कि 1946 1949 में ऐसी चीज सोची जो आज भी 75 साल बाद रिलेवेंट है। सोच के देखिए कितने बड़े दूरदर्शी थे। कई लोग इनके ऊपर आरोप लगाते कि इन्होंने क्या किया, वहां से चुरा लिया, वहां चुरा लिया, वहां से सब जगह प्रोविजन, लेकिन इट वॉज नॉट द एग्जैक्टली। भाई नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि संविधान एक उधार का बोरा है। पीछे सुशेष में बड़ा सवाल पूछा जाता है, क्यों? क्योंकि यहां से एक्सेप्ट कर लिया, ब्राजील से ले लिया, यहां से ले लिया, यूएसएसआर से ले लिया, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये उनकी बुद्धिमत्ता, ये उनकी दूरदर्शिता थी। कहीं पर कोई सिस्टम अच्छा है उसको चूज करना, अपने माहौल में एक्सेप्ट करना। जैसे आप देख रहे हो कि चीता वगैरह को लाया गया अफ्रीका से, लेकिन उधर से चूज करना, अपने यहां ले आना अपना माहौल, वो सब बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन लोग क्रिटिसाइज करने को कर सकते हैं कुछ भी। तो ये कहना कि संविधान एक उधार का बोरा है, इट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो फोर फादर थे वो लोग, कि उन्होंने अच्छे अच्छे आइडियाज को चूज किया और इस भारत जैसे कंट्री में, भारत की सोसाइटी में इनकलकेट किया और वो सक्सेसफुल रहे। ये उनकी दूरदर्शिता का परिचय था। कभी पीसेस वगैरह में मेंस लिखने को मिले, कभी मौका मिले, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर थोड़ा सा टेक्निकल को जवाब देना पड़ेगा कि संविधान का बोरा नहीं था, वरन ये जो है उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक था कि दे हैव टेकन द बेस्ट फ्रॉम देयर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज देयर इनसाइट,
तो अंग्रेजी भाषा में लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो ज्ञान मैं बांट रहा हूं कैसे लिखना है क्या करना है, ये मेरा मेंस का एक्सपीरियंस है, यूपीएससी मेंस लिखने का और पीसीएस मेंस लिखने का, ये मैं शेयर कर रहा हूं किस तरीके से मेंस वगैरह की राइटिंग लिखते हैं हम लोग एक्चुअली। अभी क्या मैंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट बोले तो एक मुखिया होगा कोई, तो राजेंद्र साहब आपको दिखाई देंगे। फिर बहुत सारी कमेटीज थी, सब कमेटीज थी, तो 2 मेजर टाइप की कमेटीज थी और 2 टाइप की थी और 8 मेजर की थी, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कुछ प्रोसीजर से रिलेटेड, मतलब कैसे बनेगा वो सारे प्रोसीजर से रिलेटेड, कुछ कंसर्निंग कमेटीज थी, ठीक है। तो जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसका चेयरमैन कौन था, मेन हेड कौन था, प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर पूछा जाए आपसे कि जो संविधान सभा बनी थी जिसका काम था संविधान को बनाना भारत के, उसके परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो लोग बिहार के थोड़ा सा प्राउड कॉलर वॉलर खड़ा कर सकते कि नहीं भाई यहां पर एक जो है बिहार के इंसान ने ऐसा किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नॉन परमानेंट या टेम्पोररी चेयरमैन, जब ये नहीं होते तब ये आते थे। तो बाबू भैया परमानेंट नॉन परमानेंट देख लेना, यहीं पे खेला हो जाएगा और ऑप्शन में सच्चिदानंद साहब का और इनका ऑप्शन रहेगा। सो परमानेंट चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नॉन परमानेंट, ठीक है। कुछ वाइस प्रेसिडेंट भी थे, तो एस.सी. मुखर्जी और टी.वी. कृष्णाचारी, बाकी कुछ इसमें से कुछ लोग गड़बड़ा भी गए, डेथ वेथ हो गई तो और लोगों को बनाया गया, ये सब सारी चीजें। और ये कुछ कमेटीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद क्लास छोड़ दूंगा। यहां से सवाल पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया उन्होंने, क्योंकि वही लीड कर रहे थे। मेन जो ड्राफ्ट वाली कमेटी होती है ना, वही मेन होती है। न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, एडिटर। न्यूज पढ़ने वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड लेवल वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, लास्ट किसके पास से टैकल होके जा रही, एडिटर। तो ये समझ लो न्यूज के एडिटर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। लेकिन आपको खाली डॉक्टर अंबेडकर पता, लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर को लेकर 7 मेंबर थे। पूछा जाएगा हाउ मच मेंबर्स वर इन्वॉल्व इन द ड्राफ्टिंग कमेटी, 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अंबेडकर। समझ गए। तो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, तो आज जो आप फंडामेंटल राइट देख रहे हो वो किसकी देन है, पटेल साहब की देन है। सोचो नहीं होते तो क्या होता। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, कहते हैं ना लोकसभा का ये रूल आप व्यवहार नहीं कर सकते, आप क्यू में आके ऐसा नहीं कर सकते, आप पन्ने नहीं उड़ा सकते पार्लियामेंट में, आप बदतमीजी नहीं कर सकते, वो सब रूल प्रोसीजर कौन बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन थे, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल को हमेशा जोड़ते हुए पाओगे आप, हर चीज में जोड़ते रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति जिसको हिंदी में बोलते हैं, भाई सब कुछ चलेगा कैसे, कार्यभार कैसे चलेगा, उसके सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसीलिए यानी डॉक्टर अंबेडकर ही खाली उन्होंने संविधान नहीं बनाया था, इन सब का रोल है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का एफर्ट ज्यादा था, इसलिए उनको बोल दिया जाता है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या इस तरीके से कि इन्होंने सबसे ज्यादा रोल किया। लेकिन आप वास्तव में देखेंगे तो खाली डॉक्टर अंबेडकर साहब का सारा रोल नहीं था, लोगों का भी रोल था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब मेन लीडिंग रोल में थे, ये बात तय है। और ड्राफ्टिंग कमेटी ही बहुत अरेंज करना, वो सारी चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर उसके बाद थियरी वरी पढ़ के थोड़ा सा वो कर देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2-3 लेक्चर में पढ़ के जबरदस्त तरीके से ऐसा पढ़ेंगे, चाहे पीसीएस का सवाल आए, चाहे डीआई का सवाल आए, चाहे फार्मासिस्ट का सवाल आए, सब एकदम बिल्कुल गर्दा उड़ा देना आपको, ठीक है। चलिए, तो आज आपका बेस क्लियर हुआ, आज यहीं रहने देते हैं, काफी आज के सेशन। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पढ़ाने क्या, मैं तो पढ़ाने को चालू हो जाऊंगा, अभी 1 घंटा और पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ, ब्रिटिशर्स ट्रेडर के तौर पर आए, फिर ये आया, फिर क्राउन रूल आया, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया, और अब देखेंगे आप ये सब सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर वो जो सेकंड स्लाइड दिखाई थे वो सब मैं आपको पढ़ाने वाला अच्छे से। चलिए, इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी क्वेरी, कोई सवाल है, मजा आया पढ़ने में? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में मजा आया आपको? बीइंग एज ए फार्मेसी पर्सन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो थोड़ा सा नॉलेज आपका अपग्रेड हुआ। ऐसे ही अगर आप 2-2% भी रोज अपने आप को बेहतर बनाओगे ना, तो डेफिनेटली एक दिन वो लेवल मेंटेन होगा और आप सेलेक्ट होगे। वो फ्रीक्वेंसी मैच होने की देर है। पूछा ये जा रहा हमारा लेवल अभी इधर, धीरे 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 हमको ना ये मैच करना है।
इज देयर एनी क्वेरी? कोई कुछ बोल नहीं रहा, सब लोग सन्नाटा मार पड़े हुए। भूख लग गई क्या सबको, या सबके सब सो गए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते? पायल सिंह, यस सर, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका बेस क्लियर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसकी बात कर रहे हैं, कौन बनाया, अभी आइडिया लग गया आपको। पूरे इस 1-1.5 घंटे के लेक्चर में आपको क्या पता लगा होगा? केवल 5 से 7 पॉइंट। वही 5 से 7 पॉइंट आपको नोट बनाना है, यही 5 to 7 पॉइंट्स। अभी यही सेम चीज मैं पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूं, डिक्टो यही शेयर करने वाला हूं आपसे। आपको पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि आप यहां पढ़ चुके हो। केवल ऐसे ऐसे स्क्रॉल करोगे, आप 2 मिनट में पढ़ लोगे। तो इधर पे टेंशन नहीं है। अभी क्या है कि आप पतली बुक के चक्कर में भाग रहे हो कि नहीं, एक पतली बुक जो है वो सारी चीजें, एक पतली बुक में इतना सारा सिलेबस नहीं। इस लेवल का ज्ञान आपको ल्यूसेंट में मिल जाएगा, इस लेवल का ज्ञान आपको किसी कोचिंग में ऐसे मिल जाएगा फार्मेसी के? नहीं मिलने वाला है, मैं 100% श्योर हूं। ये मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूं, प्राउडली बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने इस पे काम किया है। राइट? ये डिसाइडेड नहीं होता है प्रकाश जी, ये डिसाइडेड नहीं होता है। 5, 6, 7, 10, 15 कुछ भी पूछे जा सकते हैं। इट इज नॉट डिसाइडेड। मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। बाकी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो अपने 9 लोगों को थोड़ा सा बताइए, और अपडेट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बिल एंड एक्ट्स पे आप जाइए और रिसेंट आप देखिए। क्यों संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीवन दस्तावेज है। क्यों? आप देखो, क्योंकि जरूरत के हिसाब से देखो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, 128th अमेंडमेंट बिल हमने पास किया, और पास हो गया, जो महिला आरक्षण से रिलेटेड था 2023 में। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या लिखा है, 128th अमेंडमेंट बिल है, 128वां अमेंडमेंट बिल, एक्ट नहीं, बिल was introduced in Lok Sabha in इतना सितंबर। The bill seeks to reserve 1/3 of the total number of seat of लोक सभा। अब याद रहे, ये पूछा जाता है बहुत अच्छे से। लोकसभा और राज्य, जो आपकी राज्य में जो सिस्टम है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहे हैं, विधान परिषद। तो आपसे ऑप्शन पूछ देगा क्या विधान परिषद में भी रिजर्वेशन की बात की गई? नो, विधानसभा की बात की गई, लोकसभा की बात की गई है। यही सब आपको बारीकी से पढ़ना होता है, ठीक है। चलिए, कहां पर लिखा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा की बात नहीं की गई है, खाली लोकसभा की बात की गई। स्टेट में किसकी बात की गई है? विधानसभा की बात की। विधानसभा विधान परिषद, लोकसभा राज्यसभा। तो उधर पे लोकसभा, इधर पे विधानसभा स्टेट में, उधर पे राज्यसभा, इधर पे विधान परिषद। तो लोकसभा, लेकिन राज्यसभा में नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, विधान परिषद में नहीं बात की गई रिजर्वेशन की। और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी, एनसीटी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वो है जहां पर विधानसभा भी है यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। ये सारी चीजें तो यहां के लिए है ये सब, ठीक है। 1/3 ऑफ ऑल सीट्स फॉर वीमेन इन लोकसभा, 1/3 ऑफ ऑल सीट्स रिजर्व फॉर वीमेन। इसका मतलब महिलाओं के अधिकार दबे हुए थे, अभी अभी दे दिया गया। तो महिलाओं की जो एस्पिरेशंस थी, जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पहले कम थी। तो हमारे एस्पिरेशंस को बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उसके एग्जाम्पल सामने दिख रहा है। और लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो लाइव क्लासेस के साथ साथ जो स्टोर में और अदर सब्जेक्ट्स की वीडियोस डली हुई, प्लीज उनको पढ़िए। वो बैठ के अचार की तरह रखने के लिए ना, उसको कि आप शीशे के डब्बे में अचार की तरह रख दिया, उसको पढ़िए। अभी जैसे कोलोजी नहीं स्टार्ट हुआ है अभी गुजरात बैच में, तो कोलोजी उधर से कुछ वीडियो लेक्चर डले हुए हैं, उसको पढ़िए प्लीज। अभी मैं 2 घंटा 3 घंटा आपको पढ़ा सकता हूं, उधर पे आपका टाइम सारा बचा हुआ, आप क्या कर रहे हो फिर? ग्रुप में फ्रस्ट्रेशन भरे मैसेजेस का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए, मेरे से बात करिए। बचे हुए टाइम को जो कोर्स में, यही प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, कि आप कोर्स को यूज नहीं कर पा रहे हो। कोर्स में बहुत बेहतरीन चीजें हैं, जो चीजें नहीं स्टार्ट हुई, अगर उसका कुछ वीडियो लेक्चर्स आपको दिख रहा है, स्टार्ट दैट। एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। बट आपका सारा फोकस क्या फोकस क्या बस उधर क्लास, ये क्लास नहीं हुई, वो क्लास नहीं, वो क्लास, सब हो रहा है क्लास।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अभी कल जुड़े हैं, हमें नहीं पता है सिस्टम की कहां से क्लास लेना, कहां क्या करना है, सो इट्स बेटर टू कॉन्टेक्ट ट्यूटर। ठीक है, चलिए तो आप जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बाकी और भी है, देखिए यहाँ पर कैटेगरीज वगैरह हैं, संकल्प बैच उत्तराखंड के लिए है, ये सब सारी चीजें जो है आप शेयर करिएगा लोगों से, ठीक है, ये सब की बात आप करिएगा। ये सब गुजरात डीआई का जीएस बैच भी ऐसे लोग जो कहीं पर गलती से एडमिशन ले चुके हैं या फार्मेशन की बहुत अच्छी है, जीएस में प्रॉब्लम है, उसके लिए सेपरेट एक कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। संकल्प बैच है, ये साइची फार्मासिस्ट के लिए बेहतरीन, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप इसको थोड़ा सा बताइएगा, शेयर करिएगा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। प्रकाश जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। ओके, ठीक है, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर सेकंड्स, बाकी लोग का सवाल जो है डाउट पूछा जाए, सारी चीजें। ठीक है, सो आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन, सो आई एम क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।